नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पशु परिचय भर्ती जिसके अंदर सिलेबस को विस्तृत नहीं दिया गया है, जिसके चलते अभी तक स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन चल रहा है। टॉपिक्स कवर तो कर रहे हैं, लेकिन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से प्रश्न आएगा, किस टॉपिक से आएगा, अभी तक संदेह चल रहा है। इसी बीच मैंने आपको बताया भी था कि आपको कम से कम जितने मैं टॉपिक बता के चल रहा हूं उतने कवर करके चल रहे हैं। 80-90% प्रश्न पत्र है वहां से बनेगा, 90% पक्का बन जाएगा उन टॉपिक से। वो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिए है, जाके आप चेकआउट कर लेना। इसके लिए हमने स्टूडेंट के लिए जीके वैक्सीन नाम से एक छोटा सा कोर्स है वो लॉन्च किया है, जिसमें कला संस्कृति को हमने कंप्लीट कर दिया है। आर्ट एंड कल्चर के जितने टॉपिक्स मैंने बताए थे लगभग सारे कवर कर दिए। अगर कुछ बचा होगा एक आधा या ऑन डिमांड आप स्टूडेंट की डिमांड होगी सर इसको भी करवा दीजिएगा, तो नो डाउट उसको भी हम करवा देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारे लिए सर्वोपरि रहता है। ठीक है, आज हम इतिहास को शुरू करेंगे, जिसमें आज हम चौहान वंश को शुरू करने वाले। किसको करने वाले? चौहान। शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स, सीधा एग्जाम में प्रश्न उठेगा। हमारा टारगेट इतना है कि हमें बहुत ज्यादा वाइड नहीं पढ़ना है, हमें सीमित कंटेंट कम समय में बहुत बढ़िया तैयारी दोस्तों करनी है। यहां से 80-85% प्रश्न आपके ठीक होंगे निश्चित रूप से, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते। सभी साथी टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थोड़ा बता देते हैं, हमने एक पशु परिचय जीके वैक्सीन के लिए 100% दोस्तों ये आपके लिए कारगर साबित होगा, रामबाण सिद्ध होगा, जिसमें हमने कला संस्कृति को कवर कर दिया है। ये हमने करवा दिया है। अब हमारा स्टार्ट हुआ है इतिहास। लगभग जितने दिनों में इसको करो उतने दिन इसको लगने वाले, और उसके बाद हम भूगोल को यहां पर कवर करें तो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो निसंदेह आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ये शॉर्ट नोट्स आप जरूर पढ़ के जाए, निश्चित रूप से 1000 गुना बेनिफिट आप उठाएंगे, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इस जीके वैक्सीन को लॉन्च किया गया। अगर निश्चित रूप से दोस्तों ये 501 रुपए के अंदर लॉन्च किया गया मेरे हिसाब से, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, सॉरी 501 नहीं, ज्यादा बता दिया, 501 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बता दिया। ये आपके लिए 249, ये लीजिए। ठीक है, 249 बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर इसको लॉन्च किया गया। 249 रुपए के अंदर इसको लॉन्च कर रखा है। अब आप सोचो, इस यहां से 80-85% क्वेश्चन है वो कवर होके आपके पेपर में देखने को मिलने वाले, तो इस नाम से मिल जाएगा। उसके बाद अलग से मिलेगा तो ये आपको इतने रुपए। लेकिन एक हमारा जो मोस्ट वैल्यूएबल जो कोर्स है वो ये है दोस्तों, ये है 699 का। ध्यान से सुनना, 699 में आपको क्या क्या मिलता है इस बात को समझ। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं, जिसके अंदर हमने देखो यहां पर आपके सामने मैथमेटिक्स को कवर करवा दिया, साइंस हम कवर करवा दिया, पशु परिचय का थ्योरी बेंच पूरा। उसके बाद में 6 to 10, ये देखो कोई नहीं करवाएगा इतना। 699 प्राइस के अंदर आप कितना कंटेंट देखें आप कि साइंस के 6 to 10 साइंस का अलग से सेपरेट टॉपिक वाइज कोर्स करवाया थ्योरी। उसके बाद में साइंस का 6 to 10 जितनी क्लास में उनके जो प्रीवियस जो किताबें उनके क्वेश्चन हमने यहां करवाए हैं, ये एग्जाम मोटिवेशन है। उसके बाद में पशु परिचय की 10 मिनट की जो क्लासेज रहती है, जो स्पेशल जो सिर्फ जहां से सीधा सीधा प्रश्न उठा उसको कवर करवाया है। यहां पर राजस्थान अध्ययन, देखो राजस्थान अध्ययन के 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो पुस्तकें, उन प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन बना बनाकर मैंने आपको यहां पर जो प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर है, जिनको आप प्रिंट करवा सकते हो। और उसके बाद में ये जीके वैक्सीन, और देखो ये 699, और इसके बाद में हमने इसके अंदर फ्री कोर्स जीके वैक्सीन, ये भी हमने, इसका भी कोई चार्ज, जो बच्चा ये कोर्स ले रखा है, अब ये सोचो ये 249 का है। ये ऑफर प्राइस के अंदर दोनों कोर्स ये 249 का है, लेकिन ये आपको नहीं देना है क्योंकि ये इसी के अंदर इंक्लूड है। अब आप सोचो 699 में ये कोर्स भी हमने फ्री, और उसके बाद में कला संस्कृति देखो ये पूरा हो चुका है, ये हमने करवा दिया। यहां पर इस कॉलम में अभी इतिहास आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज ही टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो निसंदेह आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम के अंदर 110% आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। तो लाइव बैच रहेगा, ये है अपना वैसे तो कंप्लीट हो चुका है। जो भी कमी, हम इस बात को भी प्रेफर कर रहे हैं कि स्टूडेंट कई बार फोन कर देते हैं
कई बार मैसेज करते हैं कि सर हमें इस चीज में डाउट आ रहा है, ये चीज भी आप करवा दीजिएगा या इस टॉपिक को इतना तक करवा दीजिएगा। उस चीज को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट जो बोल रहा है उस चीज को भी लेके हम चल रहे हैं। तो निस्संदेह है यहाँ पर हर एक बात को वरीयता दोस्तों दी जाती है, तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। 699 के अंदर ये भी आपको फ्री मिलेगा, या अलग से लेना चाहते हो अलग से, बट इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि निश्चित रूप से सफलता आपको दिलाएगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज चौहान वंश को। देखो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और जिसमें सबसे पहले हम चौहान वंश को कवर करेंगे। 3 से 4 क्लासेस में अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान कंप्लीट करेंगे। आज हम अजमेर के चौहान को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में रणथंभौर के चौहान, जाल 2 बचेंगे विशेषकर, ठीक है। चलिए शानदार तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट जो कि आपका 80-85% कवर करेगा क्वेश्चन। अगर चौहानों की सबसे पहले हम बात करते, उत्पत्ति को लेकर बात करते दोस्तों, तो चौहानों की उत्पत्ति को लेकर कई मत दोस्तों अलग अलग दिए गए, इसको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। सबसे पहले जो मत दिया गया दोस्तों वो बताया गया कि चौहान है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। किससे उत्पन्न हुए? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, अग्निवंशीय कहा गया। तो ये किस ग्रंथ में कहा गया? सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछेगा, तो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना हुई, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। ये पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि थे, ये दरबारी कवि थे, यानी चंद्रबरदाई ये कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय आगे आएगा, उसको पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे। उनके 2 कवि थे, जयानक और चंद्रबरदाई। इन्होंने एक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना की। उस ग्रंथ में बताया गया कि जो चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निवंश हुई है, और इस मत को माना भी इन्होंने भी। मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र, इन्होंने भी ये मत जाहिर किया कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से हुई है। तो पहला क्वेश्चन यहां से तैयार किए, प्रश्न पूछे जाते हैं उत्पत्ति को लेकर कि अग्निकुंड से उत्पन्न उत्पत्ति किसने बताई है? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ बताइए। उसके बाद में आपका मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने भी इस मत को सर्वमत किया है, ठीक है। चंद्रवंशी के बाद अग्निवंश के बाद चंद्रवंशी। अब माउंट आबू शिलालेख लिखा गया है। माउंट आबू शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति का जो जिक्र है वो बताया गया कि ये चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी रहे हैं, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोन जो राजस्थान के इतिहासकार थे, उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति बताई कि ये तो विदेशियों की संतान है। किसकी संतान है? विदेशियों की, क्योंकि खुद ये विदेशी था, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कर्नल जेम्स टोन खुद एक विदेशी था, इसने बताया कि ये विदेशियों की संतान है। तो याद हो जाएगा अग्निवंशी चंद्रवंशी विधि, यानी अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। सूर्यमल मिश्र ने भी इस मत को सर्वमत किया, मोहनोत नैणसी ने भी कहा। उसके बाद में चंद्रवंशी बताया गया, माउंट आबू शिलालेख में इनको चंद्रवंशी बताया गया है। जबकि कर्नल जेम्स टोन ने कहा है कि चौहान तो विदेशों से आए थे, विदेशियों की संतान, ठीक। उसके बाद में आता है सूर्यवंशी का मत है वो जयानक। देखो मैंने कहा था कि पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, जिनके राज दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जिसने तो बताया कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, और उनमें एक कवि और थे जयानक, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की, पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ की रचना की, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये सूर्य से उत्पन्न हुए। नैन चंद्र सूरी जो हमीर महाकाव्य की रचना की थी, उन्होंने भी बताया इसके अंदर की सूर्यवंशी है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ये भी इस बात को मत मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है। ब्राह्मणवंशी किसने बताया? ब्राह्मणवंशी उत्पत्ति है बिजोलिय शिलालेख है, उसमें वह दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति को बताया कि यह ब्राह्मणवंशी है। तो ये अग्निकुंड से उत्पन्न, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, विदेशी और आपका ब्राह्मणवंशी, ये 4 मत आपको पढ़ने हैं। और निश्चित रूप से यहां से कई दफा प्रश्न पूछा जा चुका, हो जाएगा याद, कोई डाउट नहीं। उसके बाद में हम चलते हैं यहां पर चौहानों के बारे में। तो सबसे पहले सांबर के चौहान, सांबर के चौहान की बात कर लेते हैं, जिसमें एक नाम आता है वासुदेव चौहान। अब वासुदेव चौहान से जुड़ी हुई 4-5 बातें आपको ध्यान करनी है। इतिहास भी इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न आपका निश्चित रूप से पेपर में बनेगा। आप देखना, चौहानों के अंदर जो वासुदेव चौहान है इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। शाकंभरी के जो चौहान वंश का संस्थापक और नींव डाली थी चौहान वंश की 551 ईस्वी। चौहानों का इसीलिए इसे आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। चौहानों का आदि पुरुष और मूल पुरुष इसे दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने निर्माण सांबर झील का निर्माण, अब याद हो जाएगा, सांबर झील का निर्माण इन्होंने कराया। शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया
और चौहानों की कुल देवी थी शाकंभरी माता। ये वासुदेव चौहान के बारे में 4 बातें याद करनी है। वासुदेव चौहान कौन था? शाकंभरी के चौहान वंश का क्या था? संस्थापक था। 551 ईस्वी नींव डाली। इन्हें चौहानों का आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता था। शांबर झील का निर्माण इन्होंने करवाया। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। बस हो गया, खेल खत्म। इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा, नो डाउट। इससे ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना। चलो भाई, ठीक है। अब आता है आपका अजमेर के चौहान। तो आज हम अजमेर के चौहान कवर करेंगे। देखो, अजमेर के चौहान में 4 राजाओं को विशेष कर पढ़ना पड़ेगा। अजय राज, अर्णोराज, बिशलदेव और पृथ्वीराज तृतीय, इन तीनों को पढ़ना है। देखो, अजय राज का पुत्र था अर्णोराज, अर्णोराज का पुत्र था बिशलदेव, और अर्णोराज का एक पुत्र था सोमेश्वर, और उसका पिता था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो ये एक दूसरे से संबंधित थे। सबसे पहले पूछते हैं आपसे पेपर में प्रश्न, इनका शासनकाल। तो शासनकाल देखो 1100 1100 1100 1100 1100, यानी एक चीज तो याद होगी कि 1100 से स्टार्ट होकर 1100 से खत्म हो रहा है। ठीक, सबसे पहले आपको शासनकाल इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखो, आप देखेंगे कि अर्धराज 1113 से स्टार्ट होता है और 33 में खत्म हो जाता है। जैसे ये छोड़ता है, ये पुष्कर चला जाता है और इसको सौंप के चला जाता है अपने बेटे को। फिर उसके बाद में ये संभालता है 33 में, और 55 तक शासन रहता है, लेकिन इसको मार देता है। कौन? इसी का बेटा। कौन? जगदेव। इनके 3 बेटे थे, और जिसमें एक बेटा था जगदेव। जगदेव क्या करता है? अपने पिता को मार देता है। कब? 1155 में मार देगा और सीट पे बैठेगा। इसलिए उसे चौहानों का पितरंता कहते हैं। इसी का बेटा था बिशलदेव। बाद में वो 3 साल शासन करता है, उसके बाद ये संभालता है 58 से 63, 58 से 63। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है पृथ्वीराज तृतीय। ये 11 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था। 77 से लेकर 92 तक दोस्तों शासन करता है, और इस बीच पूरा अजमेर का चौहान चलता है। और चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था। तो याद हो जाएगा, सबसे पहले अजमेर के चौहान में अजय राज, अर्णोराज, बिशलदेव, पृथ्वीराज तृतीय। सीक्वेंस याद कर लेना, सीक्वेंस से 1133 से अजय राज है 1113 से 1133। उसके बाद में आपका अर्णोराज 1133 से स्टार्ट होकर 1155 है। ठीक है, और उसके बाद में 55 से लेकर 58 तक जगदेव करता है, जो पितरंता था चौहानों का। फिर 58 से लेकर 63 तक आपका बिशलदेव, और 77 से लेकर आपका 92 तक आपका करता है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बस अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। और ये संबंध इनका, ये इसका बेटा था, इसका बेटा ये था, और इसका बेटा था सोमेश्वर, उसका पिता था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अजय राज की। अजय राज की बात करते हैं। देखो, अजय राज ने 1113 में, इसका शासनकाल पता ना, 1113 से 33। तो शुरुआत में इसने अजमेर नगर को बसाया। अजमेर नगर किसने बसाया? अजय राज ने। नाम है अजय राज, और अजय से ही हो गया अजमेर, अजय से ही हो गया अजमेर। और ये किसका बेटा था? ये पृथ्वीराज फर्स्ट का बेटा था, पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था। अजय राज ने चांदी के सिक्के चलाए अपने शासनकाल में, चांदी के सिक्के चलाए, और उन चांदी के सिक्कों पर अपना नाम अजय देव और अजय द्रुम व उसकी पत्नी सोमलेखा, इसकी पत्नी थी सोमलेखा, उनका नाम लिखवाया। भैया राज था, कुछ ही कर सकते थे, पत्नी का लिखाओ, बेटे का लिखाओ, खुद का लिखाओ, शासन था। और इन्होंने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। अजमेर दुर्ग जिसे हम तारागढ़ दुर्ग कहते हैं ना, उसका निर्माण करवाया। अब तारागढ़ दुर्ग क्यों पड़ा? दिक्कत ये हुई कि अब ये अजमेर दुर्ग, ये तो तारागढ़ दुर्ग इधर घाटी थी, ये बड़ी सुंदर घाटी थी। इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया, ये मेवाड़ का राजा था, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ता था, धावक था। ये अपनी पत्नी को लेकर घूमने आया इस घाटी के अंदर। इसकी पत्नी का नाम था तारा, और इस पत्नी को यह घाटी पसंद आ गई, तो इसने इस पत्नी के नाम पर ही इस अजमेर दुर्ग को रख दिया तारागढ़ दुर्ग। क्या रख दिया? तारागढ़ दुर्ग। अब तारागढ़ दुर्ग को लेकर मैंने स्पेशल जो कला संस्कृति का टॉपिक है, उसमें दुर्ग टॉपिक है, उसमें तारागढ़ दुर्ग के बारे में, इसे गठ बिडली कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए। वो बात मैंने वहां डिस्कस कर रखी है, तो यहां दोबारा से इसके बारे में और डिटेल करना मतलब कंटेंट को बढ़ा देना फालतू में। तो वो चीज तारा अजमेर दुर्ग को लेकर मैंने दुर्ग टॉपिक करवाया, उसमें डिस्कस कर रखा है। ये राजपुताने की कुंजी थी, सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण इस पे हुए हैं। इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, अरावली का अरमान इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये अजय राज शासन कर लिया आराम से। इसका बेटा था अर्णोराज को इसने बोला कि तू संभाल ले,
और मैं तो चलता पुष्कर, आराम से वाड़ों में रहेंगे। यहां तक इसका कार्यक्रम खत्म होता है। बस ये अजय राज को इतना देना कि अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर बसाया, अजमेर नगर बसाया, चांदी के सिक्के चलाए, उस पर नाम लिखाया खुद का और अपनी पत्नी का। इसने अजमेर दुर्ग की स्थापना की, निर्माण करवाया, लेकिन अजमेर दुर्ग का नाम पड़ा तारागढ़, वो पड़ा पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर। अरणोराज को शासनकाल सौंपता है और चला जाता है पुष्कर। ये अजय राज पूरा। अब आते हैं अरणोराज पर। अब अरणोराज का शासनकाल स्टार्ट होता है 1133 में, क्योंकि 33 में वो छोड़ता है अजय राज, अरणोराज संभालता है। ये 33 से 55 तक करेगा। देखो, अरणोराज का अन्य नाम था आनाजी। अन्नाजी था और इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। देखो, अन्नाजी नाम था और इसी नाम से इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। इन्हें एक उपाधि प्रदान थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की इन्हें उपाधि प्रदान थी। देखो भाई, होता क्या है, इसके पुत्र थे 3, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिसलदेव कहते हैं, जगदेव। 3 पुत्र थे इसके। एक और पुत्र था जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, मैंने कहा अपने वो कंटेंट काम का पढ़ना जो पेपर में आएगा। अभी जगदेव क्या करता है, अपने पिता की 1155 में हत्या कर देता है। किसकी? अरणोराज की। अब हत्या करेगा, चौहान थे तो चौहानों का पितर है, तब पिता को मारने वाला। तो ज्यादा दिन शासन नहीं किया, 3 ही साल शासन किया, 1155 से 58 में। उसके बाद में ये विग्रहराज चतुर्थ है, ये संभाल लेता है शासन को, ये संभाल लेता है बाद में। इसके दरबारी कवि थे देवघोष और धर्मघोष। 2 कवि थे, धर्मघोष और देवघोष, 2 दरबारी कवि दोस्तों रहा। तो ये हमें अरणोराज के बारे में बताते हैं। अरणोराज जिसका अन्नाजी नाम था और इसी नाम से इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। इन्हें महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्रदान थी, परम भट्टारक की, ठीक है। और इनका पुत्र 3 थे, याद करना, सोमेश्वर, विग्रह चतुर्थ, जगदेव। जगदेव अपने पिता को मारता है 1155 में और पितृहंता कहलाता है चौहानों का। 3 साल शासन करता है, बाद में ये संभाल लेता है। तो ये अरणोराज के बारे में इतनी बात, ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा आपको कंटेंट आधा 5% कुछ बचा होगा, ध्यान करना, पढ़ के देखना किताबों को आप। बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, इनको उपाधि थी कवि बांधव की, ये कवि थे खुद, और ये उपाधि जयानक ने दी। और ये जयानक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, आगे पढ़ाऊंगा इसको, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की थी। अब इसका पिता कौन था? अरणोराज, जो मैंने पीछे बताया। इनका शासनकाल चौहानों का स्वर्णिम युग, ये बड़े अच्छे थे। अब अच्छे काम करेंगे तो सीधी सी बात है कि स्वर्णिम युग होगा। तो बिसल देव या बिग्रह तो 2 नाम है, पेपर में दोनों नाम में से कोई सा भी आ सकता है। तो चौहानों का जो स्वर्णिम युग था वो बिसल देव का काल था। ये विद्वानों का आश्रयदाता था, जो भी विद्वान आते थे, खुद विद्वान था, खुद कवि था, तो सामने वाले का भी सम्मान करता था। तो सामदेव कवि था, इसको भी यहां पर इसने आश्रय दिया, नरपति नाल है। तो सामदेव ने ललित विग्रह की रचना की, ये पेपर में पूछे जाते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं वही बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। नरपति नाला ने विसल देव रासु ग्रंथ की रचना की, ठीक है। उसके बाद दरबारी कवि था धर्मघोष के कहने पर पशुवध पर, एक बार प्रश्न आया था कि पशुवध पर रोक लगाई थी, तो इन्होंने लगाई थी और इन्होंने बिसल सागर झील का निर्माण टोंक में करवाया था अपने नाम से। इसके बारे में 2 बातें और हमें पढ़नी है। बिसल देव, इन्होंने एक नाटक की रचना की थी, हैरिकेली नाटक, जिसको संस्कृत में रचना की, और इसका मतलब था कि महाभारत में अर्जुन और शिव के बीच संवाद होता है, उस बात को चित्रित किया गया। फिर उन्होंने क्या किया, 1158 में निर्माण करवाया संस्कृत पाठशाला का। किसका करवाया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया बिसल देव ने। और उसके जो दीवारें थे स्कूल की, उस कब इस नाटक की रचना की गई, इसको उत्कीर्ण करवाया। लेकिन भैया पसंद नहीं आया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1194 में संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भाई तोड़ दो, और क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, जिसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं और 16 खंभों का महल कहते हैं, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है ना। चल, हो गया, ये आपका खत्म, कहानी खत्म। फिर आपका आता है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, देखो भाई, किसका पुत्र था? सोमेश्वर का। और सोमेश्वर किसका पुत्र था? अरणोराज का। समझ में आ रहा है?
चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था ये। 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। 11 वर्ष की उम्र में इनका राज्यभिषेक हुआ। गुजरात 1166 में इनका जन्म हुआ। अहिल पाटन जगह है गुजरात के अंदर। 6 भाषाओं का ज्ञान था और इनकी संरक्षिका थी, जो सोमेश्वर की पत्नी थी कपूरी देवी, वो इनकी संरक्षिका बनी थी। ठीक है। इनको उपनाम थे इनके राय पिथोरा व दल पुंगल, जिसे विश्व विजेता, इनको ये उपनाम से जाना जाता था। इनके घोड़े का नाम था नाट्य रंभा और इनके दरबार में 2 कवि थे, चंद्रबरदाई जयानक। ये चंद्रबरदाई वही है जिसने चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न बताई है और जयानक ने सूर्यवंशी बताई उत्पत्ति। ये वही दोनों हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज राशों की ग्रंथ की रचना की और जयानक ने दोस्तों पृथ्वीराज विजय की रचना की। इसके बारे में 2-3 बातें हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब महाबा विजय युद्ध हुआ था, तमुल का युद्ध 1182 में पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल के राजा के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गया। भैया ताकतवर था, शक्तिशाली था, जीत गया। लेकिन इसमें इनके दो विशेष सेना नायक थे, आला और उदल। ये वीर गति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध के अंदर और विजय हुई थी पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय के जो दुश्मनी है वो गढ़वालों के साथ हो गई थी। ये कन्नौज का शासक था जयचंद कल, ये कन्नौज का शासक था। कौन था? जयचंद गढ़वाल। अब ये कौन था? ये मौसेरा भाई था पृथ्वीराज तृतीय। अब देखो, इसी का मौसेरा भाई था। अब हुआ क्या, इसकी पुत्री थी संयोगिता, बड़ी खूबसूरत रही होगी। तो इस पृथ्वीराज तृतीय का इन दोनों का प्रेम प्रसंग आपस में हो गया था, एक दूसरे को पसंद कर रहे। अब दोनों मौसेरे भाई थे भाई। अब प्रेम प्रसंग संयोगिता के साथ होने की वजह से अब जयचंद गढ़वाल इसका पिता था, वो तो नाराज होगा, सीधी सी बात है, ये तो आप जानते हो अच्छे से। अब नाराज होगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर इसने कहा कि बात ऐसे नहीं बनेगी, क्या करते हैं, शादी कर दो लड़की की, मामला खत्म हो जाएगा। इसने स्वयंवर रचा और स्वयंवर तो रचा, लेकिन इस पृथ्वीराज को अपमानित किया जयचंद गढ़वाल ने। कैसे किया? पृथ्वीराज को एक तो बुलाया नहीं, सबको बुला लिया, पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया। और बुलाया तो नहीं, लेकिन साथ साथ में क्या किया, द्वारकपाल जहां खड़े रहते ना, वहां पर क्या कर दिया, मूर्ति बना के खड़ा कर दिया इसको। एक तरीके से मजाक बना दी, लेकिन प्रेम प्रसंग बड़ा अटूट था, बड़ा प्यार संयोगिता इससे करती थी। इस संयोगिता ने क्या कर दिया, इस मूर्ति के ऊपर माला पहना दी, ये लो, मैं तो इससे शादी करूंगी। यानी इतना आपस में बड़ा प्रेम था। ये बात पता लग गई किसको, पृथ्वीराज तृतीय को। अब वो कन्फर्म हो गया उसको कि भैया उसने माला डाल दी और अपनी मूर्ति में डाल दी, इसका मतलब है मामला तय है। अब क्या है, अब एक ही काम, लड़की लेके आओ। तो अब करता क्या है, पृथ्वीराज तृतीय उठाकर ले गया किसको, संयोगिता को, और क्या कर ली, शादी। अब देखो, दूसरी लड़की को उठाकर शादी कर ले तो सामने वाले के साथ दुश्मनी तो मोल ले ली। अब पृथ्वीराज तृतीय की इसके साथ दुश्मनी होगी, यानी इसको दुश्मन आपस में दुश्मनी होगी। रीजन कौन था, संयोगिता थी। आ गया समझ में? तो चौहान वंश गढ़वालों की शत्रुता। अब करे क्या, अब ये मौका देखेगा कि कब मौका मिले और कब पृथ्वीराज तृतीय के साथ हम अपना बदला पूरा करें। ठीक है, क्योंकि हमारी वो लड़की लेके चला गया, तो ये मौका आगे मिलेगा। आ जाओ। अब क्या हुआ, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन कौन था, गौर वंश का शासक था मोहम्मद गौरी। कौन था, मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, जो 1191 में होता है, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। देखो यहां लिखा तराइन फर्स्ट, करनाल हरियाणा में युद्ध होता है। अब पृथ्वीराज तृतीय बड़ा खतरनाक राजा था, कि नॉर्मल तो था नहीं है, तो इसने इसको हरा दिया, मोहम्मद गौरी को हरा दिया और मोहम्मद गौरी भाग गया। तो पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता, पृथ्वीराज तृतीय ने। अब देखो हुआ क्या, अब पृथ्वीराज तृतीय ने शादी भी कर ली, जयचंद गढ़वाल की पुत्री को उठाकर ले गया। तो भाई साहब में अभिमान था कि बस मैं ही हूं। फिर मोहम्मद गौरी को हरा दिया इसने 1191 में, तराइन का प्रथम, और अभिमान आ गया। तो फिर इसने कहा कि हम ही हम हैं, बाकी कुछ नहीं। तो फिर इसको हराने के बाद में ये तैयारी करने लग गया कि मैं तो दोबारा युद्ध करूंगा। ये अपनी सेना को और बड़ा करने लग गया कि जीतेंगे, दोबारा इसको हराएंगे। लेकिन ये इस बात से वाकिफ नहीं था
कि तेरे खिलाफ बड़ी प्लानिंग हो रही है, ये इसमें कि हम जीत सकते हैं, पहले हरा दिए दोबारा फिर हरा देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। इस बात को ध्यान करना है। होता क्या है, दूसरा युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आता है, इसको समय नहीं देता। देखो ये कब युद्ध हुआ, 1191 में, और ये युद्ध कब हुआ, 1192 में। समय दिया क्या, ये पूरी प्लानिंग के साथ, हारती प्लानिंग कर ली इसने, सेना का टिकरी तुरंत धावा बोल दिया पृथ्वी तृतीय पर, और त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है 1100 में जद। अब आप सोचो, अब सामने वाले को हम मौका नहीं देंगे, तो पृथ्वीराज तृतीय तो और कॉन्फिडेंस था, फिर इसको हारना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय हार गया और मोहम्मद गौरी विजय हो गया, किसमें, तराइन के सेकंड में। और जैसे पृथ्वीराज तृतीय हारा, दोस्तों यह भारत का एक निर्णायक युद्ध था। राजस्थान का कौन सा था निर्णायक युद्ध, आपसे प्रश्न पूछेगा, वो खानवा का युद्ध। कौन सा था, खानवा का युद्ध, पता है कि नहीं पता, बताएंगे आगे। क्यों निर्णायक था, कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। और जयचंद गढ़वाल, अब सोचो ये जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज का शासक, जिसकी पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह किया, अब मौका का फायदा उठाएगा। ये हारने का कारण एक ये भी था, इस जयचंद गढ़वाल ने क्या कर दिया, मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। भैया मैं तो तेरा साथ दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे से पहले दुश्मनी मोल ले चुके हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय को हारना पड़ा, तो इसने यहां फायदा उठाया, अपने बदला यहां ले लिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब गौरी जो गौरी था, ये पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बना लिया और काबुल लेके गया, गजनी वहां ले गया, और वहां ले जाकर इसकी आंखें फोड़ दी दोनों। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज तृतीय अक्षय कुमार वाली फिल्म है ना, वो देख लेना आप, उसमें बताया गया। तो एक दोहा प्रसिद्ध है कि 4 बांस 24 गज अंगुल। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में इनका एक मैदान हुआ करता था बीच में, और उसके चारों तरफ कुर्सियां, स्टेडियम से, और राजा ऊपर बैठा करता था, वहां पर वो हर चीज। तो मोहम्मद गौरी को ये पता लगा कि ये बड़ा मतलब बाण चलाने में बड़ा एक्सपर्ट है, तो वो कहता है कि भाई दिखा, भाई हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कितना एक्सपर्ट है बाण चलाने में। अब उसकी आंखें तो फोड़ दी, तो मोहम्मद गौरी को डर नहीं था, लेकिन वो कहता ना कि सीखी हुई चीज कभी भूली नहीं जाती। ठीक है ना, शिक्षा वो शेरने का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो चीजें वही है। इसने इस विद्या को सीख रखा था, शब्द भेदी बाण चलाना सीख रखा था, तब ये दोहा बोला गया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तापर है सुल्तान मत चूके चौहान। कि भैया ये एक हिंट दिया गया पृथ्वीराज तृतीय को कि ऐसे ऐसे करके वहां बैठा है पृथ्वीराज गौरी, मोहम्मद गौरी, तो उड़ा दे उसको। तब पृथ्वीराज तृतीय ने शब्द भेदी बाण चलाया और सीधा मोहम्मद गौरी के लगा, और उस समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु होगी। ऐसे इसको मारा और काबुल में इसको बंदी बनाया, वहीं इसकी मृत्यु हुई और वहीं इसकी छतरी काबुल में बनी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म, पृथ्वीराज अजमेर के चौहान टॉपिक खत्म। बताओ समझ में आया कि नहीं? मतलब एक एक कंटेंट पढ़ा दिया है, अब इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पशु परिचय में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पेपर में प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा, निश्चित रूप से ये चीज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रणथंबोर के चौहान, फिर हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान, फिर चौहान वंश खत्म, फिर मेवाड़, फिर मारवाड़, ऐसे करते करते जितना जल्दी हो सकता है हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जिन्होंने यहीं ज्वाइन किया कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लेना, निश्चित रूप से बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिल रही है। एक एक चीज पे काम कर रहे हैं, समय अभी खूब हमारे पास, जितना हो सकता है उतना एफर्ट लगाया जाएगा। और ये सबसे यूनिक और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स, जहां से सीधे सीधे हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।